नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। तमिलनाडु में बाढ़ से अब तक 269 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने लिया हवाई जायजा। 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान। राज्यसभा में उठा नेपाल का मुद्दा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव। सोमवार को सदन में होगी चर्चा। टीएस ठाकुर बने देश के 43वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 4 जनवरी 2017 तक होगा कार्यकाल। फेडरल का शेयर बाजार। सेंसेक्स में 231 अंकों की गिरावट। निफ्टी 67 अंक फिसला। 2 हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट। सीरिया में आईएस ठिकानों पर ब्रिटेन का हमला। संसद में मंजूरी के बाद बरसाए बम। कैमरन ने कहा, आतंकियों को उनके गढ़ में नेस्तनाबूद करना जरूरी। और आइए देखते हैं पहली खबर। लगातार 3 हफ्ते से जारी बारिश और बाढ़ से चेन्नई में 269 लोगों की जान जा चुकी है और अगले 48 घंटे तक राहत के आसार भी नजर नहीं आते। सेना, वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के कई इलाकों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान तत्काल 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान भी किया। Directed that rupees 1000 crore be released immediately by the government of India to Tamil Nadu for immediate relief. This is over and above the rupees 940 crore which was released earlier. तो लगातार बारिश के चलते तमिलनाडु के हालात बद से बदतर हैं और अब तक करीब 15,000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान की आशंका है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक ये शुरुआती आकलन है, जबकि राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही करीब 8500 करोड़ के नुकसान की बात कही थी। तस्वीरों से साफ है कि चेन्नई और आसपास के इलाकों के हालात में सुधार नहीं हो पा रहा। लाखों की संख्या में लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। चेन्नई से हवाई मार्ग और रेल के जरिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ट्रेनों के रद्द होने से लोग स्टेशनों के आसपास रात गुजारने को मजबूर हैं। चेन्नई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 6 दिसंबर तक बंद रहेगा। चेन्नई को राज्य के दक्षिणी भाग से जोड़ने वाला रेल और सड़क मार्ग कटा हुआ है। हालांकि चेन्नई के ज्यादातर हिस्सों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। அதனால வந்து வீட்லாம் ஃபுல்லா தண்ணி வந்துருச்சு, படுக்க முடியல. அதனால வந்து கார் எடுத்துட்டு வந்து இங்க விட்டு படுத்துருக்கோம். வீடெல்லாம் ஃபுல்லா தண்ணி சார். அந்த சைடு ஓனரோட கார் இது. हम लोग को कैंपस से 12 बजे इवैक्यूएट कर दिया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, लेकिन हम लोग फिर स्टेशन जाने की कोशिश करते क्योंकि हमारी ट्रेन आज 10 बजे की थी तमिलनाडु भोपाल के लिए, लेकिन अब वो कैंसिल हो गई है और पानी इतना है कि हम लोग वहाँ जा भी नहीं पा रहे हैं। तमिलनाडु में युद्ध स्तर पर राहत अभियान चलाया जा रहा है। सेना, नौसेना के साथ ही वायुसेना के जवान फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। नौसेना का आईएनएस एरावत पूरी टीम के साथ चेन्नई रवाना हो गया है। डॉक्टरों, दवाइयों के अलावा जहाज पर 20 गोताखोर और 15 नावें भी हैं। सेना की 4 अतिरिक्त टुकड़ियां बेंगलुरु से चेन्नई पहुंच गई हैं। भारतीय वायुसेना के C-17 कल रात से ही पूरी रात फ्लाइंग करते रहे हैं और कुछ टीम एनडीआरएफ की, कुछ टीम दिल्ली से, कुछ टीम भुवनेश्वर से वो आरकोडम तक लेके गए हैं।
चेन्नई में 1 दिसंबर से 2 दिसंबर के दौरान 24 घंटे में 330 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई, जो बीते 100 साल में सबसे ज्यादा है। बाहरी हिस्से में चिंबराम बक्कम झील से कल रात भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से शहर के कई नए इलाकों में बाढ़ आ गई है। लोगों के सामने अपना घर छोड़ने का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में भारी बारिश की संभावना बरकरार है। जहां तक आगे का प्रश्न है, चूंकि अभी सिस्टम बरकरार है, अभी सौभाग्यवश ज्यादा बारिश जो हो रही है वो समुद्र के ऊपर है, तट तक ही सीमित है। अभी भी लगभग वैसी ही संभावना है, लेकिन आगामी 48 घंटे बारिश रहने की संभावना है। एसोचैम के मुताबिक हालिया बारिश से तमिलनाडु में कुल 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। राज्य के दक्षिण तटीय और रायलसीमा क्षेत्र के कई गांव पानी में डूब गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आपदा के चलते तमिलनाडु में 40% मोबाइल सेवाएं काम नहीं कर रही। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में ये जानकारी दी कि चेन्नई रेलवे स्टेशन पर जलभराव के चलते उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु और दूसरे बाढ़ पीड़ित राज्यों में राहत कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया। इस मसले पर राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को केंद्र की ओर से भरपूर मदद का भरोसा दिया। सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, केंद्र सरकार मौजूदा हालात पर नजर रखे हुए है और राज्यों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। हम प्रभावित राज्य से कंधा मिलाकर कार्य करने को तत्पर हैं। गृह मंत्री ने सदन में उन परेशानियों का भी जिक्र किया जिनसे तमिलनाडु के लोग जूझ रहे हैं। साथ ही गृह मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि चेन्नई के निकट कहां तक ट्रेन लाई जा सकती है, इस पर रेलवे विचार कर रहा है। राहत पहुंचाना इस समय बहुत ही कठिन हो गया है। यह कठिनाई टेलीफोन कनेक्टिविटी भी इसके कारण एडवर्सली इफेक्ट हुई है। अनुमान है कि 40% मोबाइल और 20% लैंडलाइन कनेक्शन काम नहीं कर रहे हैं। पानी की अधिक मात्रा को देखते हुए कई स्थानों पर बिजली का कनेक्शन भी काटना पड़ा है। राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में बाढ़ की हालात से निपटने के लिए केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने कहा कि हालिया बारिश में आंध्र प्रदेश में 54 और पुदुचेरी में 2 लोगों की मौत हुई है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं और वहां पर एक अहम जिम्मेदारी जो है एनडीआरएफ के ऊपर है और एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ओपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। ओपी सिंह साहब, स्वागत है। और सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा जो सबसे बड़ी चुनौती आपको उस पूरे राज्य में दिख रही है, किन इलाकों में है और क्या बड़ी चुनौती है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले कई घंटों से बारिश नहीं हुई है और जल स्तर में भी सुधार है और चेन्नई शहर में काफी पानी घटा है। शहर के कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों ने इवैक्यूएट कराने का कार्य किया है। लगभग अभी तक 5,000 लोगों को हम लोगों ने सेफर प्लेस पर, सुरक्षित स्थानों पर हम ले गए हैं। और आज हमने स्पेशली साउथ चेन्नई में एनडीआरएफ की टीम के द्वारा कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं और कई परिवारों को इवैक्यूएट किया है। आपको मैं यहाँ बता दूं कि अब तक हम लोगों ने 30 टीमें लगाई हैं और जिसमें 18 टीमें चेन्नई शहर में ही हैं और 2 टीमें हमारी पौंडीचेरी में हैं। इन सभी टीमों में लगभग 1,000 से ज्यादा लोग वहां शामिल हैं। 110 बोट्स हैं और कई लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ हमारे स्विमर्स और डाइवर्स लगे हुए हैं। तो अभी तक की स्थिति हमारी ये है कि हम साउथ चेन्नई में और उन सभी इलाकों में जिन इलाकों में पानी भरा हुआ है और जिन इलाकों में लोग घरों पे बंद हैं, या तो 2nd फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं, उन पे हमारी टीम जा के उन्हें इवैक्यूएट कराने की और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य कर रही है। जी, और सिंह साहब एक और चीज़ समझना चाहूँ, क्योंकि खबरें जिस तरीके से मिल रही थी कि कनेक्टिविटी जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर। एक खबर ये है, फिलहाल एक अच्छी खबर ये है कि बिजली की सेवाएं बहाल कर ली गई हैं, लेकिन टेलीफोन की अगर बात करें, मोबाइल सेवाओं को भी करीब आधी ये भी ख़राब हैं और सड़क जो है एक बड़ा जरिया है वहाँ पर भी मेजर दिक्कत है। तो कैसे आपकी टीमें काम कर रही हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। इन सभी स्थितियों में सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो कम्युनिकेशन की होती है। कैसे हम संचार व्यवस्था को ठीक से रखें, संचार व्यवस्था को ठीक रखें, पावर पोजीशंस को ठीक रखें, हमारी कनेक्टिविटी जो है रोड्स की, रेलवेज की, एयर की, सभी की सही रहे।
लेकिन डिजास्टर का नाम ही ये है, अगर चुनौती नहीं हो तो डिजास्टर नहीं होगा। इसलिए हमारी टीमें जो हैं वो कम्युनिकेशंस के लिए अपने सेट्स ले जाते हैं, वो एस्टैब्लिश कराते हैं। हमारे शुरू में जो पहला दिन था उसमें हमारे कम्युनिकेशंस के प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन अब हमारा हर एक टीम के मेंबर से, टीम जहां पे काम कर रही है उनके टीम लीडर्स हैं, उनसे हमारी संचार व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। हमारे ऑफिस फील्ड में लगे हुए हैं, उनका वहां पे हो रहा है संचार व्यवस्था में, और साथ ही साथ कई इलाकों में पावर की भी पोजीशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसके कारण हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन यस, इन सब चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। जहां तक एयर कनेक्टिविटी की बात है, ये आप साथ जानते हैं कि चेन्नई एयरपोर्ट जो है अभी बंद है, उसके कारण हमें कल अपनी टीमों को ले जाने में दिक्कत हुई। आपको यहाँ यह भी बता दूं कि 20 टीमें और भी हम ले जा रहे हैं, और आज रात में हम उन्हें कुछ टीमों को हम आज रात में ले जाएंगे और कुछ टीमों को हम कल ले जाएंगे। ये सभी टीमें इंडियन एयरफोर्स की मदद से वहां पहुंचेंगी और उन्हें आराकोनम के पास जो हमारा नेवल बेस है वहां ले जाएंगे, और उसके बाद ये कल रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगेंगे। ओपी सिंह साहब, एक आखिरी सवाल, तमाम राज्यों में क्योंकि लोग चिंतित हैं और मदद के लिए भी वो आगे आना चाहते हैं, क्या सुझाव या फिर किस तरह की डिमांड आप लोगों को जो स्पेसिफिक दिखती हो, जिसके ज़रिए बाकी जो राज्यों के लोग हैं या बाकी शहरों से जो लोग हैं वो मदद की अगर हाथ आगे बढ़ाना चाहें तो? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एनडीआरएफ ने अपना हेल्पलाइन भी खोला है और उन हेल्पलाइंस को अटेंड किया जा रहा है, और हमारे पास कई कॉल्स आ रहे हैं, हमारे पास कई एसएमएस मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, हमारे पास मेल्स आ रहे हैं, और हमने एक सेल खोल रखा है जहां इन सभी मैसेजेस को, सभी सोशल मीडिया के जितने भी माध्यम हैं, उन सबों को हम कंपाइल कर रहे हैं और उनको हम अटेंड करके अपने फील्ड कमांडर्स को, अपने फील्ड ऑफिसर्स को भेज रहे हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो इन मैसेजेस के द्वारा इवैक्यूएट किए गए हैं और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। तो इस तरह की एनडीआरएफ की व्यवस्था की गई है और उससे काफी फायदा हो रहा है। ओपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आज तरकश में हमारे साथ हैं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी। येचुरी साहब, संविधान संवाद के जरिए क्या निकला? हमारी चिंता जताने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि सरकार से कुछ ठोस रूप से कुछ आश्वासन पाए हम। एक बार तो आश्वासन दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, आपकी सरकार कानून के बारे में प्रतिबद्ध है। क्या आप लोग कोई इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि विपक्ष की धुरी आप लोग बन सकें? ताकत बेशक हमारी कमज़ोर हुई है, वाजपेयी साहब के ज़माने से लेकर आज तक। देखिए, वज़न जो होता है किसी भी आर्ग्यूमेंट में सिर्फ संख्या से नहीं होता, वो होता है आपकी जो तथ्य आप पेश कर रहे हैं। देखिए तरकश शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा से द्वारका के एक मंदिर में जाति पूछने से जुड़े मुद्दे पर राज्यसभा में आज भी गतिरोध देखने को मिला। हालांकि ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बयान पर खेद भी जताया। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बयान से शुरू हुआ विवाद गुरुवार को खत्म हो गया। सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा कि सभी दलों के नेताओं के बीच बातचीत के बाद अब ये मसला खत्म हो गया है। All that I have to say is that in view of Shailaja's statement that she had made no reference to the main Dwarka temple in her speech on Monday, and which she has reiterated now also and yesterday also, the issue raised by me yesterday doesn't survive. इससे पहले ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बयान पर खेद जताया। हालांकि खेद जताने के बावजूद विपक्ष नहीं माना, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। In view of the chair's decision to review the record and take necessary action, I regret the comment I made with reference to my distinguished colleague Kumari Shailaja ji. गतिरोध खत्म करने के लिए सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने दोनों पक्षों के साथ बैठक की। इसके बाद ही सदन में अरुण जेटली ने मसला खत्म होने की बात कही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नेपाल की स्थिति का जायजा लेने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव रखा है। राज्यसभा में दिए एक बयान में विदेश मंत्री ने कहा कि नेपाल की वास्तविकता से भारत आंख नहीं मूंद सकता।
भारत से लगे नेपाल के क्षेत्रों में स्थिति उग्र बनी हुई है। अब सोमवार को इस मसले पर सदन में विस्तृत चर्चा होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि नेपाल के मौजूदा संकट को खत्म करने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि नेपाल में संविधान निर्माण के बाद भारत के साथ संबंधों पर असर पड़ा है। भारत नेपाल को हमेशा हर संभव मदद करता रहा है। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने विशिष्ट संबंध हैं। ये संबंध हमारे साझा भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा और धर्म पर आधारित है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ राजनीतिक संबंध और व्यापक आर्थिक सहयोग भी है तथा हमारे लोगों के बीच गहरी मित्रता भी है। इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जेडीयू सांसद पवन वर्मा ने लाया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर नेपाल मामले में देरी करने का आरोप लगाया। My point, sir, is that if we needed to have a special envoy, did the special envoy need to go at this late stage? And could a special envoy not have been appointed right from the beginning when we saw the crisis emerging? This is a suggestion for the future because we want a resolution to the problem. नेपाल मामले पर चर्चा के लिए कम समय को लेकर सभी दलों ने विरोध जताया। सभी दलों का कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए 1 घंटे की चर्चा काफी नहीं है। Nepal situation is extremely important and extremely crucial. We cannot rush through a debate like this with 2 minutes and 3 minutes. We have a great deal to say. It is not a debate. Some of us have been involved half all our lives in Nepal. You have to give more time. I'm sorry. मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को इस पर चर्चा की मांग करते हुए 4 घंटे का समय मांगा। सभी दलों ने इस पर सहमति जाहिर की, जिसके बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने इस पर मुहर लगा दी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जन लोकपाल बिल पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कांग्रेस ने जन लोकपाल बिल के विरोध में आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और इसके अलावा आप से निकाले गए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने भी इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रही है, वहीं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव बिल में खामियां गिना रहे हैं। इस बिल के अंदर के माध्यम से लोकपाल की अपॉइंटमेंट से लेकर के लोकपाल हटाने तक, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी लेने कर हर चीज़ के अंदर सरकार की दखलंदाजी है। तो ये सरकारी लोकपाल है। अब जो है इनको अन्ना के अब याद आ गई है, अब इनको अन्ना के सुझाव मानने की बात आ गई है। तो केजरीवाल जी, इसका मतलब इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी निष्ठा ठीक नहीं है। अन्ना ने स्पष्ट कहा है कि उन्हें ये वाला बिल मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि 2014 का बिल वापस लाया जाए। अन्ना ने स्पष्ट कहा है कि वो बिल वापस लाएं केजरीवाल, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि मैं 1 बार नहीं 100 बार कुर्सी छोड़ सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर ने आज देश के 43वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस ठाकुर का कार्यकाल 4 जनवरी 2017 तक होगा। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू की जगह ली है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण पर हाई कोर्ट सख्त हो गए है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अलार्मिंग स्तर पर पहुंचा है और हाई कोर्ट के मुताबिक दिल्ली में रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है। इसके अलावा 2 सदस्यीय पीठ ने प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान को नाकाफी बताया। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से 21 दिसंबर तक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए व्यापक योजना पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए धूल और वाहनों से निकलने वाले धुएं को सबसे बड़ी वजह बताया। इस पर रोक लगाने के लिए भी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खुले में कूड़े कचरे के जलाने पर भी रोक लगाने के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट का मानना है कि सिर्फ दिल्ली में सीएनजी वाहनों से प्रदूषण कम नहीं हो सकता, लिहाजा पूरे एनसीआर में सीएनजी व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली। कमजोरी के इस माहौल में सेंसेक्स 26,000 के नीचे फिसला तो निफ्टी भी 6900 के नीचे पहुंच गया और आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की गिरावट के साथ ही दोनों बंद हुए। सेंसेक्स 231 अंक की गिरावट के साथ 25,886 पर बंद हुआ और ये बीते 2 हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट थी। वहीं निफ्टी 67 अंक की कमी के साथ 7,864 के स्तर पर बंद हुआ।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत से दुनिया भर के बाजारों पर इस वक्त दबाव दिख रहा है। आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को समर्पित कर देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना था। वो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी प्रमुख भूमिका निभाई। सादगी पसंद, बेहद संवेदनशील और निर्मल स्वभाव के महान व्यक्तित्व वाले राजेंद्र प्रसाद की कॉपी जांचते वक्त एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनर से बेहतर एग्जाम नहीं है, और पूरे देश में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ही उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता है। इस मौके पर संसद भवन परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली टेस्ट के पहले दिन भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं। पहले दिन का खेल खत्म होने तक अंजू रहाणे 89 रन और अश्विन 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। टीम इंडिया की बल्लेबाजी एक बार फिर खराब रही और उसके 5 विकेट महज 138 रन पर ही गिर गए। कप्तान विराट कोहली ने 44 रन बनाए, वहीं सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 33। दक्षिण अफ्रीका की ओर से डैन पीट ने 4 और कायल अबॉट ने 3 विकेट लिए। भारत पहले ही 2 मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना चुका है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में हुई गोलीबारी में 14 लोग मारे गए। सैन बर्नार्डिनो के पुलिस प्रमुख ने बताया कि इस घटना में करीब 17 लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी विकलांग लोगों के लिए बनाए गए एक सामाजिक सेवा केंद्र पर हुई। पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया है। But before I begin, I just want to say that we are all thinking about the current and ongoing tragedy in California today. And I would like to have a brief moment of silence now for those who are affected. Please keep the victims and their families in your prayers right now. ब्रिटेन ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। संसद से मंजूरी मिलने के बाद ब्रिटेन ने यह कदम उठाया है। ISIS के ठिकानों पर हमले के लिए ब्रिटेन की संसद में कई घंटे की बहस हुई, जिसके बाद यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सीरिया में ISIS के खिलाफ जारी लड़ाई में अब ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। लड़ाकू विमान ISIS के संदिग्ध ठिकानों पर लगातार बम बरसा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस हमले में लड़ाकू विमानों ने ISIS के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। Quarter of the unmanned strike capability flying in the region. So we have a significant proportion of high precision strike capability. सीरिया में आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमलों के लिए ब्रिटेन की संसद में बुधवार को मतदान हुआ। मतदान में 397 मत पक्ष में जबकि 223 मत खिलाफ में डाले गए। इन नतीजों से पहले संसद में 10 घंटे तक इस पर बहस चली, जिसके बाद हमले का फैसला लिया गया। बहस के दौरान प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि यदि ब्रिटेन सीरिया में हवाई हमलों में जुड़ जाता है तो ब्रिटेन सहयोगियों के लिए एक सुरक्षित स्थान होगा। संसद में बहस के दौरान कैमरन ने साफ साफ कह दिया कि ISIS को रोकने के लिए कड़े फैसले लेने जरूरी हैं। हालांकि लेबर पार्टी का मानना है कि हवाई हमलों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। The US and other states are struggling to find suitable targets. In other words, extending British bombing is unlikely to make a huge difference. ब्रिटेन के सीरिया पर हमले को लेकर वहां की जनता भी विरोध में आ गई है। David Cameron has been so callous and opportunist to use what happened in Paris to further his own agenda. This is not the will of the British people. सीरिया में अमेरिका और फ्रांस पहले ही बमबारी कर रहे हैं। रूस भी इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
वो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।